गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज तपस्या में आपका स्वागत है। आज 14 नवंबर है और आप सबको पता है कि रात के 1:30 बज चुके हैं, 15 तारीख हो चुकी है और ये वीडियो अब शूट किया जा रहा है, तो इसीलिए आपको 15 दिख रहा होगा। और 14 नवंबर है तो आप सबको पता होगा कि 14 नवंबर जो होता है वो चिल्ड्रंस डे होता है। और आप और हम ज़िंदगी में कभी न कभी बच्चे रहे हैं, तो आप सबको मुबारक हो चिल्ड्रंस डे। और ये डायबिटिक्स डे भी होता है एक, तो उसके ऊपर भी एक है आज एडिटोरियल। लेकिन आज के पेपर में कुछ इतना खास है नहीं, मैंने देखा पेपर पूरा रीड किया, लेकिन ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं मिला जिसको डिस्कस करने का ऐसा है रेलेवेंस है। केवल क्योंकि वीडियो बनाना है इसीलिए बनाना है, तो वो उस टाइप का एटीट्यूड अपना है नहीं। कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो रेलेवेंस है वो डिस्कस करेंगे और उसको जल्दी वाइंड अप करेंगे, तो कोई दिक्कत है नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है कि कुछ इतना आज पेपर में कुछ आया नहीं है। अभी क्या हुआ है कि जो फॉर्मर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उनको जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी बना लिया गया है, ऋषि सुनक साहब ने बनाया है। और जो फॉरेन सेक्रेटरी था तो उसको जो है वो होम सेक्रेटरी बना दिया है। तो कुल मिला के जो है वो कैबिनेट का रिसफल हुआ है। नॉट रेलिवेंट एज एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव्स, बट हाँ कभी कभी ये हो जाता है ना कि डेविड कैमरन जो थे वो बहुत पुराने मजे हुए प्लेयर हैं। ऐसा माना जाता है कि 2010 से लेकर 2016 तक के बीच में ये इनका टेन्योर भी रहा है। तो उसको लेके थोड़ा सा ये है कि इनको क्यों लाया गया है, ये तो संन्यास टाइप का ले चुके थे, तो इनको लाने का क्या मकसद है। तो वो उसमें ये चीज़ें थोड़ा सा देखने वाली चीज़ें हैं, लेकिन अभी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। और होम सेक्रेटरी जो थी पहले मैडम थी कोई, अगेन नॉट रेलिवेंट, लेकिन उनको हटाया गया, उनको सैक किया गया है। तो क्यों हटाया गया, तो कुछ इस टाइप का स्टेटमेंट दे दिया कि जो प्रो पैलेस्टीन लोग जो आंदोलन कर रहे थे, वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, तो उसके साथ पुलिस ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसको हटा दिया गया होम सेक्रेटरी को। और होम सेक्रेटरी को जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उसको होम सेक्रेटरी बना दिया, और जो फॉरेन सेक्रेटरी का पोस्ट खाली हुआ उसमें डेविड कैमरन को सेट कर दिया। तो ये कुछ इस टाइप की चीज़ें ब्रिटेन के कैबिनेट में इस तरह का रिसफलिंग हो रहा है। नॉट ये ऑफ कोर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आईआर के पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत अपने को केवल पता होना चाहिए क्या हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, बस दैट्स इट। नेक्स्ट जो है वो रिटेल इन्फ्लेशन को है। तो यस, रिटेल इन्फ्लेशन की जब भी ऐसी चीज़ें हों तो आपको एक्स्ट्रा एडवाइस है हमारी तरफ से, दुनिया की बातें सुननी नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे आने दो, साल का एक ही बार में देखेंगे सर्वे, और ये जब आएगा तब उसमें से पढ़ेंगे कि इस साल का क्या रहा। डेली का नहीं पढ़ेंगे कि वेजिटेबल प्राइस 2 रुपये कम हो गया तो उसका इम्पेक्ट कंज्यूमर पे क्या होगा। ठीक है, कुछ भी लिखते हैं, इनको न्यूज़ नहीं मिलता है तो बस ये लिख दिए, छाप दिए, कोई मतलब नहीं। यस, अब ये देखते हैं कि अब ये क्रैकर बैन्स जो है वो आप वर्सेस बीजेपी हो रहा है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पूरा जो है एयर पोल्यूशन के ऊपर एक वीडियो बना के, दिल्ली एयर पोल्यूशन के ऊपर पूरा बता दिया मैंने कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे निकलती है। तो ये चीज़ आप उसको वीडियो को देख लें, इससे अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि तुमने ज़्यादा पटाखे फोड़ दिए, इसकी वजह से जो है दिल्ली में एयर पोल्यूशन हो गया। ठीक है, पहले कौन सा कम होता था। ठीक है, ऑल दो कि आप सबको पता है कि अभी जो बीच में पोल्यूशन जो है वो बहुत कम हो गया था बारिश की वजह से, लेकिन फिर अचानक जो है वो इतने पटाखे फोड़ दिए इन लोग ने। और कुछ लोग इस टाइप के मुझे स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं ऐसे सर्कल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रहते हैं, तो बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था कि आप लोग को नहीं फोड़ना है इस टाइप की चीज़ें, और बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइस के सामने जाके फोड़ है पटाखे। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की किस तरीके से जो रिस्पेक्ट हो रही है इंडिया में, वो आपको समझ में आ रहा होगा। और वो जो कह रहे थे, वो जो मुझे बता रहे थे, वो हंस भी रहे थे कि तुझे पता है ऐसा हुआ है। तो हमने बोले ठीक है भाई, तो वी आर बाउंड बाय द लॉ, हमको तो समझना चाहिए। इवन आप अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम भी तो समझो। लेकिन यस, डेमोक्रेसी इंडिया में कुछ भी अपना अपना अधिकार है, तो ठीक है, कुछ नहीं कह सकते। तो नेक्स्ट, ये साहब डॉक्टर हैं और इन्होंने एक नया चीज़ें कह दिया है कि ऐसा होगा तो
इसमें हार्ट अटैक होने के भी चांसेस होते हैं, जो भी और भी डिजीज जो होते हैं। और बल्कि ये तो कह रहे हैं कि 10 सिगरेट के बराबर अगर तुमने वो स्मोकिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो तुमको कोई मतलब नहीं है। 10 सिगरेट तुमने सोचो कि एक दिन में पी ही लिया है, इस टाइप का स्टेटमेंट है इनका। तो अब सोचो कि कितना ये है कि जहरीली है हवा। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं आज के पेपर में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि एक जो शेड्यूल कास्ट कैटेगराइजेशंस को लेके कि एक कहीं पे गए थे, तेलंगाना साइड में कहीं पे गए थे, तो कोई कम्युनिटी बहुत दिनों से पीछे पड़ा हुआ था, तो उसका नाम था मदिगा। तो उसको बोलें कि हाँ, जो शेड्यूल कास्ट जो होते हैं तो उसमें कैटेगराइज किया जाएगा, तो उसके ऊपर कुछ कमेटी बनाई जाएगी। उसको आश्वासन दिया है। आप सबको पता है कि वहाँ भी इलेक्शंस हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। और महादेव ऐप तो मैंने आपको समझा ही दिया है। तो छत्तीसगढ़ का केस है ये कि कैसे जो है वो उन्होंने बोला, महादेव के जो प्रमोटर्स हैं वो कह रहे हैं कि मैंने छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको अप्रॉक्सीमेटली 608 करोड़ रुपए या कुछ ऐसा फिगर नहीं याद है मुझे, 508 है। यस यस, तो 508 करोड़ रुपए हमने दिए हैं उसको। और महादेव ऐप क्या है याद रखना कि एक टाइप का जो बैटिंग होता है, सट्टा जुआ ऑनलाइन, वो वाली चीज़ें। सो ये है। सो आज के पेपर में मैंने देखा कुछ भी रेलिवेंस नहीं था। अब ये इलेक्टोरल सिस्टम को लेके, वो डिलिमिटेशन कमीशन को लेके, तो हर चीज़ मैंने एक एक चीज़ बता दी कि मैंने पूरा पढ़ के देखा। और जिसने नहीं देखा है वो इसका वीडियो देख ले, समझ में आ जाएगा डिलिमिटेशन कमीशंस का। तो डिलिमिटेशन कमीशंस वही है कि टेरिटोरियल, आपको उस टाइप की चीज़ें जो होती हैं, टेरिटोरियल जो है एक टाइप का कि एक एरिया में कितने बंदे जो हैं, जैसे मान लो कि 100 बंदे पे एक एमपी, तो इस टाइप का ये कैलकुलेशन करता है ताकि हर पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मिटी हो, है ना। ये तो पूरा बता चुका हूँ मैं। और इसका ऑर्डर जो होता है, इसका जजमेंट जो होता है फाइनल होता है, ये सब चीज़ मैंने आपको, और यही चीज़ें बता रहा है कि कैसे अगर इस टाइप की चीज़ें करेंगे, डिलिमिटेशन किसके किसके, उसका पैरामीटर क्या होगा। तो अगर मान लो कि केवल पॉपुलेशन लोगे तो नदर्न साइड के पॉपुलेशन तो ज़्यादा होते हैं, तो साउथ वाले लोग जो होंगे उनका, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, तो उनके पॉपुलेशन तो उन्होंने कंट्रोल किया है, तो उनको नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो कम एमपी और एमएलए उनके चूज करके जाएंगे, तो ऑफ कोर्स डिलिमिटेशन से उनका नुकसान हो जाएगा। तो उनको उन्होंने सुधार बताया है कि कैसे कैसे चीज़ें सबके लिए बराबर होनी चाहिए। इसमें कुछ भी नया नहीं है। एक एग्जाम्पल के लिए उन्होंने समझाया कि कैसे सिक्किम का बंदे का जो वॉइस हो, जैसे राज्यसभा की बात कर रहे थे कि सिक्किम में जो वॉइस हो, सिक्किम में जितनी पॉपुलेशन हो उसका वॉइस होना चाहिए एमपी, राज्यसभा लोकसभा में जितनी ही वॉइस बिहार के लोगों की हो। बिहार का पॉपुलेशन ज़्यादा है, सिक्किम का कम है, तो इस बेस पे क्योंकि सिक्किम का पॉपुलेशन कम है तो इसीलिए राज्यसभा में उसके कम मेंबर हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इनके व्यूज़ हैं। और जो वरुण गांधी हैं ये बहुत वोकल हैं, ये एग्रीकल्चर के ऊपर भी बहुत कुछ लिखते रहते हैं। तो ये इसका पर्सनल ओपिनियन होता है। हैं ये बीजेपी पीलीभीत से ही हैं, तो ऐसा है। तो ऑलरेडी डिस्कशन है। डायबिटीज़ के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें कुछ भी नहीं है। आज डायबिटिक्स डे है तो कुछ लिखना था इनको, तो इन्होंने लिखा है साहब। और ये जो टाइप 1 और टाइप 2 टाइप में, तो टाइप 2 वाले जो होते हैं तो उसमें केवल एक डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रिमिशन हो सकता है, मतलब कम किया जा सकता है उसको, पूरे तरीके से वापस उसको सही नहीं किया। जो लोग बोलते हैं ना रिवर्स कर देते हैं कि पहले के कंडीशन के बराबर में आपको कुछ इस टाइप की चीज़ें देंगे कि आपको मतलब डायबिटिक्स को रिवर्स, जहाँ पे पहले नॉर्मल कंडीशन था वैसे बना देंगे। लेकिन बोलते नहीं, रिमिशंस होता है, उसमें खामियां, उसमें कमी किया जा सकता है। आपकी जो भी डायबिटिक्स जिस वजह से हो रही थी उसको, जो भी खामियां होंगी उसको सही करके उसको कम किया जा सकता है, रिवर्सल कंडीशन पर नहीं लाया जा सकता है। ऐसा ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रिमिशन ऑफ डायबिटिक्स की बात कर, और इसमें सॉरी माफ़ी चाहूँगा, अकॉर्डिंग टू आवर रिसेंट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंडियन डायबिटिक्स स्टडी देयर आर करेंटली, इतना ये आपको डेटा लिखने के लिए मैं इसको हाईलाइट किया हूँ कि 101 मिलियन पीपल जो है वो डायबिटिक्स हैं और 136 मिलियन पीपल जो प्री डायबिटिक्स हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है, ऑलरेडी बार बार बताया हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ। और ये इनका तरीका होता है लिखने का ABCD करके इनका, कि ए से क्या होना है, बी से क्या करना है, सी से क्या, डी से डिसिप्लिन। तो अगर ये सब अगर आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो उतना रटने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 14 नवंबर है तो
डायबिटिक्स पे ऊपर लिखना था इनको भी। सो और कुछ भी नहीं। उसके बाद ग्रोथ ऑफ कोर्स नॉट रेलिवेंट, छोटी छोटी चीज़ें तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके ऊपर तो मैंने कितने वीडियो बना दिए, मुझे तो खुद भी नहीं पता है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में जो डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट है, तो उसके ऊपर डिस्कशन है कि आपने कैसे चेंज किया। और इसी को जो डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट पे ही इसका गोदावर्मन जजमेंट बोलते हैं। गोदावर्मन जजमेंट 1996 का था, जिसमें फॉरेस्ट का डेफिनेशन जो था वो मतलब उसको बिल्कुल आपको डिक्शनरी में जो फॉरेस्ट का मीनिंग है उसको लिया गया है। तो उसका मतलब फॉरेस्ट का एम्बिट बढ़ गया था कि केवल ये नहीं है कि जिसको फॉरेस्ट बोला जाएगा वही फॉरेस्ट, कोई और भी जगह जहाँ पे उसको लगेगा कि ऐसी चीज़ें जहाँ पे पेड़ पौधे हों या कुछ ऐसा हो तो उसको भी फॉरेस्ट कंसीडर किया जाएगा। तो गोदावरमन जजमेंट जो है वो फॉरेस्ट का वाइड कोनिटेशंस लेता है, फॉरेस्ट का डेफिनेशंस को एक टाइप का ब्रॉडली डिस्कस करता है कि केवल वो चीज़ नहीं जो फॉरेस्ट एक्ट के अंदर कहीं 1927 में लिखा वही फॉरेस्ट, ऐसी चीज़ें जो बाहर भी हो, फॉरेस्ट एरिया के बाहर भी अगर ट्री कोई कवर हो, मान लो कि आपका भी कभी होता है ना कि फॉरेस्ट के बाहर ये वाले एरिया में अगर मान लो कि यहाँ पे ट्रीज हैं तो इसको भी फॉरेस्ट कंसीडर किया जाए। तो गोदावरमन का जजमेंट हमेशा याद रखना। और ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो इसमें क्या हुआ था कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को ना इसको अमेंड किया गया था, तो फिर उसके बाद उसमें लोग एग्री नहीं हुए, तो फिर उसको जेपीसी के पास भेजा गया। फिर जेपीसी जो बोला कि कुछ लोग उसमें से ऑब्जेक्शन लिए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जेपीसी के जो कमेटी ने जो जिस हिसाब से उसको दिया उसको भी सुना नहीं गया और पब्लिक व्यूज़ को भी नहीं सुना गया और उसको अमेंड कर दिया गया। तो उसको लेके कुछ लोग नाराज़ हैं कि, और ये मैंने बार बार बताया कि इसमें क्या है कि ये जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनके अधिकार, जो जैसे आप फॉरेस्ट ये वाला अगर आप देखोगे तो उसमें क्या होता था कि ग्राम सभा का जो बंदा होता था ना, सो इसका कंसेंट इम्पोर्टेंट हो जाता था। 2016 या 17 वाला था, ठीक है, तो 16-17 वाला। सो उसको अमेंड किया गया 2023 में। सो अब उसको ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और उसमें कुछ चीज़ें उसने रीज़न दिया कि मान लो कि ये चाइना का बॉर्डर है इस साइड, तो इसके इतने किलोमीटर तक तो हम कुछ भी कर सकते हैं सिक्योरिटी के नाम पे, सेंट्रल गवर्नमेंट का सिक्योरिटी है यहाँ पे, तो आपको ये, तो ऐसे 2-3 रीजन में तो आपको ब्लैंकेटली जो है वो आपको कोई राइट्स नहीं है, वहाँ के जो भी लोग होंगे उनके कोई राइट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बॉर्डर से रिलेटेड है ना। सो आपको वो चीज़ें, तो उसको लेके भी कुछ राइटर जो हैं वो थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि इतना किलोमीटर के अंदर तो वैसे गवर्नमेंट ने कह दिया है, और फिर कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस होंगे और कुछ क्लॉज ऐसे होंगे जो पेपर में भी नहीं आ रहा होगा, आप पूरा एक्ट पढ़ोगे तब समझ में आएगा आपको। सो ऐसे बेसिस पे इसका थोड़ा सा ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशंस जो अमेंड किया गया उसको थोड़ा सा चैलेंज किया गया, और उसको ऊपर राइटर्स लगातार लिखते आ रहे हैं, पिछले 1 महीने से लिख रहे हैं। तो अपने लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसकी एम क्या है, और इसमें कुछ कुछ एम है जो मैं आपको बता देता हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट से, तो वो आप समझा ही देता हूँ, क्योंकि एक बार तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। लेकिन इसमें आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि कुछ नए बच्चे होंगे वो बोलेंगे कि सर आपने मुझे कुछ नहीं समझाया। तो मैं कुछ छोटी चीज़ें जो संभव हो अभी समझा देता हूँ। सो हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट, ओके, एक्ट 2023। सो ऐसा तो है नहीं, फॉरेस्ट के बारे में पहले से कॉलोनियल हिस्ट्री है इनकी। ब्रिटिशर्स जो थे वो 1800 के आसपास, 1865 के आसपास, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सो इनकी कॉलोनियल हिस्ट्री रही है फॉरेस्ट को लेकर। और ये फॉरेस्ट को किसी इकोनॉमिकली यूज करना चाह रहे थे, कौन? ब्रिटिशर्स। और ऑफ कोर्स इसीलिए वहाँ से जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लो कि ट्रेन की खोज हुई, तो ट्रेन की खोज हुई तो मान लो कि ट्रेन बनेगा तो उसमें स्लीपर कोच लगेगा, तो उस कोच के लिए आपको कहाँ से, आपको फॉरेस्ट की कटिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप उससे स्लीपर कोच बनाओगे। तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिटेल में नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन समझो कि अगर फॉरेस्ट का मान लो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो फॉरेस्ट की कटिंग ज़रूरी है। तो अगर यही राइट्स अगर आप तुम उसको ट्राइबल पीपल को दे दोगे, तो ट्राइबल पीपल को दोगे तो क्या करेंगे? वो अपने राइट्स एक्सेस करेंगे।
और अगर तुम इस टाइप की चीज़, तुम मतलब गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कुछ इस टाइप की चीज़ें करेंगी जो उसके राइट को एक्सेस नहीं करेगी, तो ये ट्राइबल लोग कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। तो क्या होगा? अल्टीमेटली लिटिगेशन होगा, मतलब कोर्ट में केस बढ़ेंगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो गवर्नमेंट, यस, सो गवर्नमेंट का कहना है कि हमने तो एक्सेस करा दिया तुम्हें राइट, हमने एक्सेस किया कि तुम उस राइट को एक्सेस करो, ट्राइबल पीपल के लिए कह रहा है। लेकिन उसी की वजह से क्या हो रहा है कि तुमको तुम्हारी राइट्स की वजह से क्या है, लिटिगेशन जनरेट हो जाएगा। और सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं हमारे, जितने भी मैं सोचूंगा कि उस एरिया में डेवलपमेंट, मतलब जो ड्यू डिलीजेंस के बाद जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस होने चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया, इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज कि देर इज सम हर्डल्स कम फ्रॉम योर साइड, और योर साइड मतलब ट्राइबल पीपल के साइड। सो बेटर ये है कि हम जो फॉरेस्ट का डेफिनेशंस हैं, लॉ को चेंज का अच्छा है कि फॉरेस्ट के डेफिनेशन में फॉरेस्ट को ही, हाँ, सो बेहतर क्या कह रहा था, तो बेहतर यह है कि फॉरेस्ट का डेफिनेशन जो है आप उसको रिड्यूस करो। तो उसमें जो फॉरेस्ट का जो ब्रॉड डेफिनेशन है उसको शॉर्ट कर दो कि फॉरेस्ट में ये सब चीज़ें आती ही नहीं है। तो वही चीज़ हो रही है कि अगर आपको फॉरेस्ट ही नहीं है तो आप ऑफ कोर्स उस फॉरेस्ट नहीं है तो नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी में तो यूज कर ही सकते हो उसको। और वो नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो इंडस्ट्री को ऑफ कोर्स लैंड चाहिए, लैंड रहेगा तभी तो वो जाके इंडस्ट्री सेटअप होगी। या फिर सिक्योरिटी पर्पस से अगर वो लैंड लेना है तो कितना हेक्टेयर के बीच में ले सकते हो, वो उसका गाइडलाइन लिखा हुआ है। क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के बाद फॉरेस्ट का जो है वो रूल भी होता है, कुछ कुछ रूल्स होते हैं। अब सबको बता दूं कि जो भी मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए, कि एक तो एक्ट हो गया, फिर एक्ट के बाद एक रूल आता है, और फिर रूल के बाद गाइडलाइंस आते हैं। तो इस तरीके से कुछ बंधे होते हैं। तो एक्ट में भी कुछ लिखा है, फिर रूल को भी फॉलो करना है, फिर उसके बाद गाइडलाइंस जो भी आएंगी सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो भी फॉलो करनी होती हैं। सो ये चीज़ें जो हुई है मोस्टली, वो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसके पीछे का एम क्या है। जो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बता देता हूँ कि जो अमेंडमेंट अभी आई है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 अमेंडमेंट एक्ट, तो उसका एम क्या है। तो 2 और 3 चीज़ उसके एम है, उस एम पे हम फोकस करेंगे मोस्टली। उसमें जो है आज के पेपर में 3 एम है। सो वो तीनों एम को डिस्कस करेंगे कि यस, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को लाने की ज़रूरत की, व्हाट इज़ द नीड ऑफ दैट, व्हाई अमेंडमेंट नीडेड, रिक्वायर्ड। सो पहला तो है कि द अमेंडमेंट इसलिए कि प्राइमरली अगर इसको देखा जाए, प्राइमरली एम टू टैकल एज पर आज का पेपर द क्रिटिकल इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो एक तो इन्होंने इसकी वजह से लिखा है राइटर ने। दूसरा इन्होंने लिखा है कि ये एक टाइप का एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन को भी एक टाइप का। अब ये किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन को, इसका इम्पैक्ट को एक्सेस करेगा वो नहीं लिखा है। और उसके बाद एक चीज़ और है कि डिटरमाइन, ये तो पॉसिबल है, ये जो तीसरा जो लिख रहा हूँ, डिटरमाइन हाउ फॉरेस्ट कैन बी यूटिलाइज या यूज्ड, कुछ भी लिख लो, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ या गेन। सो ये एम है। सो ये तो क्लैरिटी है कि ये तो क्लियर है आप सबको कि फॉरेस्ट का अगर आप उसको नॉन फॉरेस्ट बनाओगे तो यहाँ पे आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करके इकोनॉमिक गेन कर सकते हो। इकोनॉमिक गेन यहाँ से ईजिली पॉसिबल है, और ये इसका एक एम हो सकता है इसको अमेंड करने का। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 का एक पर्पस ये है। एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन का कोई लिंक नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला
कि कैसे हो सकता है, इम्पैक्ट चेक करेंगे। राइटर अगर दोबारा कभी लिखेंगे तो उसमें समझेंगे दी अमेंडमेंट प्राइमरली एम टू टैकल द क्रिटिकल इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को तो खुद भी क्लाइमेट चेंज नहीं डिफाइन कर पाया कि क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है। तो ये तो ब्रॉड टर्म है ना कि बड़े बड़े सब्जेक्ट, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। राइटर ने एक और भी चीज़ लिखी है, वो मैं आपको बता दूं कि उसमें ये बोला है कि अगर आप कोई बोलते हो ना कि सिक्योरिटी पर्पस से, या फिर नेशनल सिक्योरिटी वाला वर्ड जो है कि चाइना बॉर्डर के पास है तो इतना एरिया में नेशनल सिक्योरिटी लग जाएगा, तो बोले कि ये भी काफ़ी ब्रॉड टर्म है कि अगर आप इतने बड़े वर्ड यूज कर लोगे तो ऑफ कोर्स वो तो ज़मीन जिनकी भी होगी, जितनी फॉरेस्ट एरिया होंगे वो तो आपको दे ही देंगे नेशनल सिक्योरिटी की। रेदर देन आप उसको लिख दोगे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में क्या करने वाले हो वहाँ पे, क्योंकि गांव का गांव जो लोग हैं, विलेज टू विलेज हैं, जो भी ट्राइबल पीपल हैं वो खाली होंगे। वो उसने मान लो कि यहाँ से बॉर्डर है तो यहाँ से मान लो कि 100 किलोमीटर तक मान लो ये एरिया आपने बोला, या कुछ 15 हेक्टेयर, कुछ तो हेक्टेयर में है, देख लेना कि इतना हेक्टेयर तक में जो है इसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी से, सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात आ गई। तो इसमें भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट डू मीन बाय नेशनल सिक्योरिटी। केवल ऑन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप उस चीज़ को ऐसा नहीं कह सकते हो कि जो ट्राइबल के राइट्स हैं, जो फॉरेस्ट जो डॉलर्स के जो राइट्स हैं वो नहीं ले सकते हैं। तो और डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। सो डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट को इस तरीके से इन्होंने कोशिश किया और इसके पीछे एम इन्होंने ये दिया। तो ये आज के पेपर में ये मोस्टली जो है लिखा गया था, तो इसमें ये है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सारे पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, उसके बाद कुछ एक आध, हाँ, महुआ मोइत्रा वाला भी चल ही रहा है। तब तक के लिए उनको कौन सा एरिया है मुझे तो याद नहीं आ रहा, कृष्णा नगर है शायद, कृष्णा नगर से उनको फिर से पार्टी का हेड बनाया गया है। और कृष्णा नगर से ही वो लोकसभा का इलेक्शन 2019 में लड़ी थी और जीती थी। तो उनके ऊपर एलिगेशंस होने के बाद भी टीएमसी ने उसके ऊपर भरोसा किया है, ममता दीदी ने। अब ये यूनाइटेड नेशन में जो इजराइल को लेके हुआ था, जो वोटिंग हुई थी अभी, उसमें 4 चीज़ों में जो है इंडिया ने फेवर में और एक में अगेंस्ट में वोट किया है। तो लोग पूछ रहे हैं ऐसा क्यों, तो इंडिया ने बोला कि ये मेरा रूटीन नेचर है, कि इंडिया हमेशा से ऐसे ही वोट करता आ रहा है, इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है, तो वही चीज़ डिस्कस है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और उसमें भी ये है कि जब हमास ने अटैक किया, हमास ने जब अटैक किया 7 तारीख की बात है शायद, तो जब हमास ने अटैक किया तो उस एक्ट को हम टेररिज्म की तरह देखते हैं और उसको 26/11 से हम कोरिलेट करते हैं कि जैसे पाकिस्तान ने जिस तरीके से जो अपनी इस टाइप की हरकतें की थी मुंबई में, एक टाइप का वही चीज़ हुआ ना कि हमास ने एक टाइप का हमारे बंधक, उसको बंधक बनाया, इस टाइप की चीज़ें। तो उसका इन्होंने रिटर्न इस तरीके से दिया। तो हर वो चीज़ जो टेररिज्म से रिलेटेड होगी वहाँ पे इंडिया काफ़ी वोकल रहता है। तो इंडिया ने कहा भी है कि अगर इस टाइप की चीज़ें होंगी जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, उसमें इंडिया हमेशा जो है टेरर एक्ट को कंडेम करेगी कि ये तो गलत है। तो इसीलिए वो इसके जो है वो इजराइल के फेवर में वोट किया है। बाकी जगह पे जो है वो नॉर्मली जो है वो 2 स्टेट थ्योरी को हम लोग प्रमोट करते हैं कि पैलेस्टीन के भी जगह हो और इजराइल का भी हो। आपको वो तो पूरा मैंने वेस्ट एशिया पॉलिसी में समझा चुका हूँ। यस, ये टॉप 10 में इंडिया का जो है वो दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। जयशंकर अभी वो ऑफकोर्स बता ही दिए कि वो चेंज हो गए, ब्रिटेन गए थे तब तक वो चेंज हो गए। तो अभी जो है फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमरन से मिलेंगे। अब ये फॉरेन डिग्री वाले कुछ आपको पता है, याद है कि 2-3 महीने पहले मैंने पढ़ाया था कि ऑस्ट्रेलिया का कुछ जो कॉलेज है वो इंडिया में खुलेगा। तो आप उसको लेके कि फॉरेन डिग्री इन इंडियन इंस्टीट्यूशन में भी रिक्वायर्ड इक्विवेलेंस, तो वो नॉर्मल न्यूज़ है। जो जो मान लो कि कोई पेरोल पे बाहर जाता है, कोई भी मान लो पेरोल पे जो भी प्रिजनर्स होते हैं वो बाहर जाते हैं, तो उसके हाथ में कुछ इस टाइप की एक बैंड लगा दो जिससे उसकी ट्रैकिंग होती रहे। तो सेंटर उसके लिए पूछा है स्टेट से। सो ये चीज़ है। मालदीव का, यस, मालदीव में अब जो है पावर शिफ्ट होगा तो उसको लेके उसके स्पीकर्स थे नाशीद साहब, उन्होंने क्विट कर दिया है, तो हट गए हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑफ कोर्स दूसरे पार्टी के रिलेशन में आए थे तो आपको उनको तो हटना ही था। और रणील साहब जो है वो कह रहे हैं कि अब जो श्रीलंका में है वो पिछले साल के कंपेरिजन में अभी जो है सब कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर की जो इसमें भी जो बजट आया है उसमें भी पब्लिक सेक्टर को सबसे ज़्यादा
पेंशन, फिर उसके बाद पब्लिक वेलफेयर, इसमें पैसा खर्च किया गया है और उम्मीद कर रहे हैं कि अब धीरे धीरे इनकी हालात जो है वो ठीक हो जाएंगे। आप सबको पता है कि श्रीलंका जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा है और इंडिया ने बहुत मदद किया। आईएमएफ ने भी जो है उसके लिए कुछ शर्त रखा था, उसमें इंडिया भी जो है उसको भागीदारी निभाया है कि यस आप भरोसा कर सकते हैं श्रीलंका के ऊपर, और उसमें इंडिया ने श्रीलंका का बहुत हेल्प किया है। तो उसके बाद पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन, नेवीज़ जो हैं वो दोनों ज्वाइंट सी पेट्रोलिंग किया, जिसका नाम आप सबको पता रहता है गार्जियन। तो गार्जियन बनने की कोशिश कर रहे हैं और गार्जियन 3 जो है वो इन्होंने अरेबियन सी में तब किया है जब हम लोग 2+2 डायलॉग कर रहे हैं, जस्ट ख़त्म हुआ है हमारा 2+2 डायलॉग, मतलब फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और यूएसए जस्ट अभी इंडिया में कंप्लीट हुआ है। तो उसके बाद इन्होंने गार्जियन ये लॉन्च किया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे पेपर, और इसके बाद तो ये नॉर्मल न्यूज़ है। सो आज के पेपर में कुछ था नहीं, वैसे मेरा बिल्कुल बनाने का मन नहीं था, लेकिन कुछ लोग इस तरीके से बोल रहे थे कि सर आप नहीं बना रहे वीडियो, इसीलिए मैंने बना दिया। कि आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अगर रेलिवेंस नहीं है पेपर में तो स्टैटिक चीज़ों पे अपना ध्यान दीजिए। अगर पेपर में आज कुछ भी नहीं है तो आपको ज़बरदस्ती का वीडियो बना के मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को व्यूज़ नहीं चाहिए, मेरे को रेलिवेंस ही चाहिए कि कितना रेलिवेंट है। तो तब तक के लिए आप बने रहें और स्टैटिक चीज़ों को, पॉलिटी को और मॉडर्न हिस्ट्री को, इन्वायरमेंट्स को, जो भी स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं एनसीईआरटी हैं उससे आप कंसल्ट करते रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।